हाँ, चैप्टर ये लेसन 9 है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस ये चैप्टर में हम लोग 5 बात पढ़ेंगे। पार्ट 1 में है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसको एमपीटी कहते हैं। पार्ट 2 है कैपिटल मार्केट थ्योरी, जिसको सीएमटी कहते हैं। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एपीटी। पार्ट 4 में है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ईएमएच। और पार्ट 5 में है इसके पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो बेसिकली पार्ट 1 जो है एमपीटी, मार्केट पोर्टफोलियो थ्योरी, इसमें है क्या? सब पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है, जैसे अगर मेरे को आज किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो अगर हम पूरे 10 लाख से जाके रिलायंस का शेयर्स खरीद ले, तो हम बोलेंगे कि हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं। पर ये बहुत रिस्की होता है कि अपना पूरा 10 लाख रुपया जाके किसी एक कंपनी का शेयर्स खरीद लेना। तो जिसके पास आइडिया होता है, जो एडुकेटेड होता है, वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, अगर उसके पास 10 लाख रुपया है, तो वो उससे जाके 4-5 कंपनी का शेयर्स खरीदता है। जैसे 2 लाख का रिलायंस का शेयर्स खरीद लिया, 3 लाख का एक्सिस बैंक का शेयर खरीद लिया, 2 लाख से वो जाके एयरटेल का शेयर्स खरीद लिया। तो वो क्या करता है, अपने 10 लाख रुपए से डिफरेंट कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है। इससे फायदा क्या होता है, अगर किसी एक या दो कंपनी के शेयर्स का प्राइस गिर भी गया और बाकी कंपनी का शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, तो उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। पर सिर्फ लॉस नहीं होगा। अगर हम सिर्फ जाके रिलायंस का शेयर्स खरीद लेंगे और रिलायंस का शेयर का प्राइस गिर जाएगा, तो मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। तो हम अपने पास प्रॉफिट रखने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं। जब हम डिफरेंट कंपनी में अपना शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो बनाना। जैसे कोई मेरे से पूछेगा कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, तो हम बोलेंगे एयरटेल, रिलायंस और टीसीएस। ये इसका मतलब हम इस 3 कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा डालते हैं। इसको पोर्टफोलियो कहते हैं। इसलिए लिखा है पोर्टफोलियो इज डिफाइंड एज बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसका मेन पर्पस क्या है, एमपीटी हम लोग करते क्यों है, ये पोर्टफोलियो हम लोग बनाते क्यों है? पोर्टफोलियो हम लोग बनाते हैं डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट लेने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? स्प्रेड करना, अपने पैसे को डिफरेंट कंपनी में स्प्रेड करने को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो इस ये डाइवर्सिफिकेशन का हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं। कैसे? रिस्क रिडक्शन करके। मतलब कुछ पैसा अगर डूब भी रहा है, तो दूसरे तरफ से कुछ पैसा उठ भी रहा है, तो मेरा बैलेंस होके मेरे को बेनिफिट होगा। तो रिस्क रिडक्शन के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये पूरा थ्योरी दिया कौन है? मार्कोविट्स। एमपीटी का, पोर्टफोलियो का, डाइवर्सिफिकेशन का पूरा थ्योरी लिखा कौन है? मार्कोविट्स। मार्कोविट्स का हमेशा कहना है कि if we invest more than one security then risk of portfolio can be reduced। अगर हम लोग अपना पैसा एक सिक्योरिटी से ज्यादा सिक्योरिटी में डालते हैं, तो हम लोगों का रिस्क रिड्यूस होता है डाइवर्सिफिकेशन के हेल्प से। ये डाइवर्सिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज पे। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज। कोरिलेशन मतलब रिलेशनशिप। हम लोग देखते हैं, जैसे अब मेरे को 5 कंपनी में अपना पैसा डालना है, तो हम क्या सोचकर डालेंगे? हम हमेशा देखेंगे दोनों कंपनी में नेगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब अगर एयरटेल का प्राइस बढ़ता है, तो रिलायंस का प्राइस गिरता है। इस तरीके के रिलेशनशिप वाले शेयर्स में पैसा डालना चाहिए। अगर दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है, तो इस केस में क्या होगा? एक का पैसा बढ़ा और दूसरे का भी बढ़ा, तब तो बहुत अच्छी बात। पर अगर एक का पैसा गिरा और दूसरे का भी गिर गया, तो मेरा पूरा पैसा फिर भी डूब जाएगा। तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन जब हम कर रहे हैं, हम अपने पैसे को डिफरेंट कंपनी में डाल रहे हैं, तो कोरिलेशन भी चेक करेंगे कि दोनों कंपनी के शेयर्स में रिलेशनशिप कैसा है। कोरिलेशन जितना कम होगा, रिस्क रिडक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब शेयर्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जितना कम रिलेशनशिप होगा, उतना कम मेरा मतलब रिस्क रिडक्शन मेरा उतना ज्यादा होगा। अब इसमें सम्स, ये सबसे सम्स पूछता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए बोल सकता है, पर सिंगल स्टॉक के केस में। मतलब अगर हम एक ही कंपनी में सिर्फ इन्वेस्ट किए हैं, तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे।
एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है जब भी हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो चेक तो करेंगे मेरे को कितना रिटर्न मिलने वाला है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर ये इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो उसको पास्ट डेटा कहते हैं या फिर एक्स पोस्ट डेटा कहते हैं। अगर सम में प्रोबेबिलिटी नहीं है तो पास्ट डेटा से पास्ट डेटा बोलते हैं या फिर एक्स पोस्ट डेटा बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। एनुअल रिटर्न को होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी कहते हैं। तो नाम याद रखो, एनुअल रिटर्न का दूसरा नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसका ये रियल शॉर्ट फॉर्म है एचपीआर। क्वेश्चन पेपर के अंदर एचपीआर वर्ड मिलता है, जिसका मतलब है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न कैसे निकालेंगे? चेंज इन प्राइस प्लस इनकम बाय बिगनिंग प्राइस इनटू 100। एनुअल रिटर्न निकालने के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। ER मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न को एक्स बार से भी हम लोग सिंबलाइज करते हैं, मतलब एक्स बार का मतलब ही होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जिसको हम लोग AM भी कहते हैं, एरिथमेटिक मीन। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ एनुअल रिटर्न बाय एन, मतलब एनुअल रिटर्न का टोटल करेंगे, उसको एन से डिवाइड कर देंगे। ये निकल गया हम लोग का एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर हम लोग को अपना रिस्क कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है। रिस्क को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, SD भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एन समेशन अंडर रूट, ये रिस्क का फॉर्मूला है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है, ये एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला है। ये एक सम है जो एग्जाम में आ सकता है। हम लोगों को ईयर दिया हुआ है, क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है, DPS का मतलब है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड हम लोगों को मिलता है, ये हम लोग का इनकम होता है। बोल रहा है AR कैलकुलेट करो, एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करो। तो एनुअल रिटर्न एक बात याद रखना है, फॉर्मूला क्या था? चेंज इन प्राइस प्लस इनकम डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस। तो चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? ये तो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है, तो चेंज निकालने के लिए तो पुराना प्राइस भी चाहिए। तो 2001 का हम लोग ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि चेंज इन प्राइस ही नहीं है हमारे पास। तो ये 2002 से कैलकुलेट होगा। तो चेंज इन प्राइस हमारा कितना है? 30। इनकम कितना है? 15। और बिगिनिंग प्राइस कितना है इसके पहले वाला? 500। इसलिए ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई बिगिनिंग प्राइस है ही नहीं, चेंज निकाल ही नहीं सकते। इसलिए इस तरीके के सम में सम 4 बार ही करेंगे, 2002, 3, 4, 5। तो इसी तरह सबका करेंगे, फिर इन दोनों का चेंज मतलब 20 प्लस 25 बाई बिगनिंग प्राइस मतलब 530 इंटू 100। जब सारा करेंगे तो इस तरह निकल जाएगा। तो एनुअल रिटर्न हम लोग का निकल गया। हम एक नोट दे दिए हैं, एनुअल रिटर्न ऑफ 2001 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बिगनिंग प्राइस ऑफ 2001 इज नॉट गिवन। बिगनिंग प्राइस है ही नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग को दिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालो और रिस्क भी निकालो सिंगल स्टॉक का, मतलब एक ही शेयर्स हम लोग खरीद रखे हैं। तो हम लोग को ईयर दिया हुआ है, एनुअल रिटर्न हमें दे दिया है, एनुअल रिटर्न को हम एक्स कहते हैं। तो हम लोगों को बोल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या था? समेशन एनुअल रिटर्न बाई एन। तो एनुअल रिटर्न ये था, इसका टोटल किए, एन हमारा 5 था, इतना आ गया हम लोग का एक्सपेक्टेड रिटर्न। एनुअल रिटर्न को हम लोग एक्स कहते हैं पर एक्सपेक्टेड रिटर्न को एक्स बार कहते हैं। फिर बोल रहा है सिग्मा एक्स, क्यों? रिस्क बोला है, रिस्क मतलब सिग्मा एक्स। अभी पीछे ये फॉर्मूला लिखवाए थे। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो पहले x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। x माइनस एक्स बार मतलब 10 माइनस 13, 15 माइनस 13, -5 माइनस 13, इन सब से इसको माइनस किए। फिर मेरे को स्क्वायर चाहिए तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का टोटल करेंगे, टोटल बाई 5 अंडर रूट करेंगे, तो ये रिस्क आ गया। पर ये सिंगल स्टॉक का रिटर्न और रिस्क है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, अभी जो हम लोग पीछे सम किए वो एक्स पोस्ट डेटा था क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं था। अगर सम में प्रोबेबिलिटी रहेगा तो एक्स एंटी डेटा कहते हैं उसको। प्रोबेबिलिटी अगर रहेगा तो उसको एक्स एंटी डेटा बोलते हैं। फॉर्मूला दोनों का ही चेंज हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन पी एक्स, और सिग्मा एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से एन हट जाएगा और यहाँ पर पी आ जाएगा। तो एक बात याद रखना है, यहाँ से एन हट जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा।
तो अब हम लोग को एक सम दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है और रिटर्न दिया है, और बोल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क निकाल। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है, जैसी प्रोबेबिलिटी देखे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो समेशन पी एक्स का एक कॉलम बनाना होगा, पी ये है, एक्स ये है, इंटू करते करते इसको यहाँ लिखेंगे, इसका समेशन करेंगे, यही आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न 14%, यही एक्स बार है। फिर हम लोग को बोल रहा है रिस्क निकालो। रिस्क का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स बार का एक कॉलम बनाए, एक्स ये है, एक्स बार 14 है, तो 25 माइनस 14 11, 15 माइनस 14 1, 10 माइनस 14 -4, इस तरह करके x माइनस एक्स बार निकाल लिए, फिर इसको स्क्वायर कर दिए, फिर इसको p से इंटू करना है, तो p से इंटू कर दिए, मतलब दिस इंटू दिस, इंटू कर दिए, इंटू करने के बाद टोटल कर दिए, हमारा एस डी आ गया, अंडर रूट देके इतना हमारा रिस्क आ गया। तो इस केस में जब प्रोबेबिलिटी रहेगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क इस तरह निकलेगा। इसके बाद बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी इसका रियल शॉर्ट फॉर्म है, हमें क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न। सीवी का फॉर्मूला है एस डी बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब सिग्मा बाई एक्स बार। हाई सीवी का मतलब होता है हाई रिस्क, ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है हाई रिस्क। इससे एक सम है एक्सपेक्ट, अब यहां तक हो गया। अब हम लोग को बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे थे सिंगल स्टॉक का, मतलब एक ही स्टॉक है हमारे पास, पर अभी हम कर रहे हैं पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हम 3 कंपनी का स्टॉक खरीद रखे हैं, ए बी सी, 3 स्टॉक है मतलब पोर्टफोलियो है। तीनों में हम तो एक ही में सारा पैसा नहीं डालते हैं, हमारे पास 10 लाख है, हम अलग अलग पैसा डाले, ए में 5 लाख, बी में 3 लाख, सी में 2 लाख। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको सिंगल स्टॉक का पता है, सिर्फ ए का रिटर्न है 20%, सिर्फ बी का रिटर्न है 15%, सी का रिटर्न है 8%। हमको जानना है तीनों में अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे, पोर्टफोलियो बना लेंगे, तो मेरा रिटर्न कितना आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, तो सबको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। सॉल्व करके ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा पोर्टफोलियो का। नेक्स्ट है, अब हम लोग का अगेन पोर्टफोलियो है, जब भी 2 स्टॉक है मतलब वो पोर्टफोलियो है। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया है, इन्वेस्टमेंट देने की जगह वेट दिया है, तो और बोल रहे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालो। ERP मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। लास्ट समय हम लोग को इन्वेस्टमेंट दिया था, इसमें वेट दिया है, तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही रहेगा, बट डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो 20 इंटू 0.7, 12 इंटू 0.3, दोनों को प्लस कर देंगे, सीधे आंसर निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट रहता है तो डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वेट है तो टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका मीनिंग बहुत क्लियर है। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप, दो चीज में, दो सिक्योरिटीज में कैसा रिलेशनशिप है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कोरिलेशन को आर से हम लोग सिंबलाइज करते हैं। आर मतलब कोरिलेशन। 3 तरीके का कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा, मतलब जब दो जन सेम बिहेव करता है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जब एक बढ़ेगा और दूसरा गिरेगा, या एक गिरेगा दूसरा बढ़ेगा, जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है, तो हम लोग उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और जब एक के बढ़ने से दूसरा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना गिर रहा है, दूसरा कांस्टेंट है, तो बोलेंगे जीरो कोरिलेशन, मतलब नो कोरिलेशन, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आर कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग को 2 स्टॉक दे दिया है, दोनों का रिटर्न दे दिया है, एनुअल रिटर्न गिवन रहता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एसडी निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग एक्स और वाई, सिंगल स्टॉक है, कैसे निकालते हैं। एक्स जो दिया हुआ रहता है हम लोग उसको एक्स कहते हैं, और ये वाला जो दिया हुआ है उसको वाई कहते हैं। हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस कर देते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है एनुअल रिटर्न का टोटल बाई एन। तो एनुअल रिटर्न का टोटल 100 बाई एन, इस एन मतलब 5।
ये भी सब टोटल 70/n। तो इस तरह हम लोगों का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा x बार y बार। अब हम लोग को बोल रहा है एस डी निकालो। एस डी का फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n अंडर रूट। तो x माइनस एक्स बार मतलब ये x है, x बार हम लोगों का यहाँ पे आ रखा है 20। तो सारे ही नंबर को 20 से माइनस करेंगे, माइनस करते करते यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। y के साथ भी सेम चीज करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे हम लोग एस डी निकाल लेंगे। एस डी दोनों का निकालने के बाद कोवेरियंस, कोवेरियंस का फॉर्मूला ये है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दोनों का इनटू का समेशन बाई n। तो इसका एक कॉलम बनाना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, मतलब ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, इसको इनटू करते करते हम लोग यहाँ पे लिखे। इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल किए बाई n, ये भी निकल गया -20%। फिर कोरिलेशन, कोरिलेशन को ऐसे भी लिखा जाता है आर एक्स वाई। इसका फॉर्मूला है कॉव एक्स वाई, कॉव मतलब कोवेरियंस, बाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स। कोवेरियंस भी हम लोग के पास है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब कुछ है, पुट किए कोरिलेशन निकल गया। ये नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि माइनस में है। तो in order to calculate correlation between two securities we have to calculate covariance। अगर correlation निकालने बोल रहा है तो covariance निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके फॉर्मूला में covariance है। Covariance means joint deviation of x around x bar and y around y bar। It is calculated as, अगर हम लोगों के पास p नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग पास्ट डेटा बोलते हैं जिसका फॉर्मूला ये है। पर अगर प्रोबेबिलिटी है तो n हट जाएगा, p इंटू हो जाएगा। हर जगह यही हो रहा है, एसडी में भी यही हो रहा है, n हट जाएगा और p इंटू हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये सम है, x दिया हुआ है y दिया हुआ है, वैसे ही एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एसडी निकालना है, कॉव निकालना है। और कर्व पर इस फॉर्मूला से निकालेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। सिग्मा भी प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला से करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला से करेंगे। कोरिलेशन का एक ही फॉर्मूला होता है, ये वाला, ये वाले से कोरिलेशन निकाल लेंगे। इन सब का आंसर इतना आएगा। अच्छा, तीन बात हम लोग को और याद रखना है। इफ कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक इज परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब होता है +1। किसी चीज का हम लोग जब कैलकुलेशन किए, मतलब यहाँ पे जब हम लोग कोरिलेशन निकाले और ये पूरा +1 आ जाए, पूरा 1 आ जाए अगर आंसर, तो हम लोग बोलेंगे दोनों सिक्योरिटीज में पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन अच्छा नहीं होता है। क्यों? मतलब दोनों एकदम एक जैसा करता है, और हम तब से बोल रहे हैं जो भी दो सिक्योरिटीज एक जैसा करता है वो अच्छा सिक्योरिटी नहीं होता है, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, तब तो अच्छी बात है। पर अगर एक गिरा तो दूसरा भी गिर जाएगा, ये अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन को अच्छा मानते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन अच्छी बात नहीं है। अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब +1 है, तो रिस्क हम लोग कम नहीं कर पाएंगे। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, हम लोग रिस्क को थोड़ा सा भी कम नहीं कर पाएंगे। अगर रिस्क परफेक्ट नेगेटिव है, मतलब एकदम -1 आ गया है, तो हम लोग रिस्क को 0 तक ले जा सकते हैं। अगर कोरिलेशन -1 है तो रिस्क है ही नहीं, रिस्क 0 है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अगर दो सिक्योरिटी के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो उसका रिस्क कितना होगा, 0, 1, इंफिनिटी। तो याद रहे रिस्क 0 होगा। कैसे? 0 रिस्क पोर्टफोलियो से। जब भी हम लोग कोई ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं जब एक बढ़ेगा तो दूसरा एकदम गिरेगा, तो वो बेस्ट सिक्योरिटी होता है। अगर कोरिलेशन +1 या -1 के अलावा कोई और नंबर आया तो हम लोग रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, बट 0 नहीं कर सकते हैं। उसको कहते हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हम पीछे भी बताए हैं। एसडी इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। हम लोग एसडी को कहते हैं रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है जो एक्चुअल से अलग होता है। जैसे अगर हम लोग को एग्जाम देते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग सोचते हैं, एक्सपेक्टेड रहता है हम लोग का कि हम लोग का 80 आएगा, पर एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है।
तो ये जो हम लोग सोचते हैं और जो एक्चुअल कुछ और आता है, इसके दूरी को हम लोग रिस्क कहते हैं। मतलब हम लोग सोचे थे 80 आएगा, हम लोग का 90 आ गया, तो ये 10 जो है ये रिस्क है। तुम लोग बोलोगे रिस्क क्या है? देखो, हम लोग जब किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, पहले कुछ सोचते हैं, फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं शेयर का प्राइस 50 रुपीज हो जाएगा, या हम लोग को इस शेयर से 15% रिटर्न मिल जाएगा। पर अगर उससे ज्यादा मिलने और कम मिलने का रिस्क होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिस्क। तो डेविएशन मतलब जो, मतलब सीधा जा रहा है, सोचो वो कहीं और जाने लगा तो डेविएट कर गया। अगर हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जाने लगे, तो बोलते हैं ना तुम रास्ता डेविएट कर गए हो। तो रिस्क इज द डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल। जब एक्चुअल जैसा नहीं होता है, उसी को हम लोग रिस्क कहते हैं। एस डी इज द डेविएशन ऑफ ईच रिटर्न फ्रॉम इट्स मीन। हम लोग एस डी कैसे निकालते हैं? एक एक रिटर्न को, एक्स को उसके मीन से माइनस करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। तो वही लिखा है कि SD is the deviation of, deviation मतलब difference of each return from its mean. It is square root of variance. as variance का फॉर्मूला क्या है? SD का स्क्वायर। रिस्क दो तरीके का होता है, एक सिस्टेमैटिक रिस्क, एक अनसिस्टेमैटिक रिस्क। सिस्टेमैटिक रिस्क पूरे मार्केट का रिस्क होता है। जब गिरेगा तो पूरा मार्केट गिरेगा, उठेगा तो पूरा मार्केट उठेगा। मतलब उसमें किसी एक कंपनी या दो कंपनी की गलती नहीं है, पूरा मार्केट ही, बोलते हैं ना शेयर मार्केट आज गिरा हुआ है, मतलब पूरा मार्केट ही गिरा हुआ है, वो सिस्टेमैटिक रिस्क है। पर अगर किसी एक कंपनी या दो कंपनी का कुछ रिस्क है, तो उसको हम लोग अनसिस्टेमैटिक रिस्क बोलते हैं। तो सिस्टेमैटिक रिस्क पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, पर अनसिस्टेमैटिक रिस्क मार्केट के एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। मतलब ये किसी एक कंपनी के साथ रिस्क है, ये पूरे मार्केट का रिस्क है। ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से डील करता है। मैक्रो मतलब पूरा वर्ल्ड से एक साथ, पर ये माइक्रो है, मतलब स्मॉल, किसी एक या दो कंपनी से डील करता है। ये नॉन डाइवर्सिफिएबल है, मतलब हम लोग का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मार्केट ही गिरा हुआ है तो शेयर का प्राइस तो सारा गिर ही जाएगा, अभी हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन करके कोई फायदा नहीं है। पर अनसिस्टेमैटिक रिस्क में डाइवर्सिफिकेशन का पॉसिबिलिटी है। क्यों? अगर एयरटेल का शेयर का प्राइस गिरने का रिस्क है, तो हम तुरंत एयरटेल का प्राइस शेयर बेच के दूसरा कंपनी का शेयर खरीद लेंगे, हम डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। पर अगर सारे ही कंपनी का शेयर गिरा हुआ है, पूरा मार्केट ही गिरा हुआ है, तो हम क्या डाइवर्सिफिकेशन करेंगे? किसका बेच के किसका खरीदेंगे? सभी का हालत तो खराब है। उसको ये कहते हैं रिटर्न। का मतलब क्या होता है? वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो। कोवेरियंस क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेट ऑफ रिटर्न बिटवीन टू सिक्योरिटीज। कोवेरियंस का रेंज क्या होता है? कोवेरियंस माइनस इंफिनिटी, कुछ भी आ सकता है, टू प्लस इंफिनिटी। मतलब कोवेरियंस का ना कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी नंबर आ सकता है। इसमें पॉजिटिव कोवेरियंस होता है, नेगेटिव कोवेरियंस होता है। अगर पॉजिटिव कोवेरियंस होता है, मतलब दोनों सिक्योरिटी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो हम कोरिलेशन में भी समझाए थे। और नेगेटिव कोवेरियंस क्या होता है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? इसका रेंज होता है, ये कभी -1 से छोटा नहीं होगा, +1 से बड़ा नहीं होगा, इसके बीच में जितना नंबर है ये बस उतने में ही रहेगा। पोर्टफोलियो का अभी तक हम लोग रिटर्न सीखे थे, रिस्क नहीं सीखे थे। अगर पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने बोल देगा तो अपना ये फॉर्मूला है। ए और बी हम दो सिक्योरिटी के लिए यूज किए हैं, इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो वेट ए का स्क्वायर सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस वेट बी वाले स्टॉक का वेट स्क्वायर और बी का सिग्मा का स्क्वायर। वैसे 2WA WB सिग्मा बी कोरिलेशन ए बी, जैसे RX लिखते थे वैसे ए बी। सिग्मा पी का मतलब है पोर्टफोलियो रिस्क, W का मतलब है वेट्स, सिग्मा का मतलब है SD, RAB का मतलब है कोरिलेशन।